क्योंकि यूक्रेन का रशिया के साथ कभी तो कुछ हिस्ट्री रहा है। ताइवान का चाइना से डिस्प्यूट रहा है, लेकिन वेनेजुएला का अमेरिका से कोई ऐसा टेरिटोरियल डिस्प्यूट कभी नहीं रहा है। ट्रम्प 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 ये भी बिल्कुल गलत है, 100%। ट्रम्प इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेक सच एक्शन इन लैटिन अमेरिका। कम से कम 202 साल की तो हिस्ट्री रही है, उसको समझना पड़ेगा। लैटिन अमेरिका हम उस अमेरिका को कहते हैं जहां स्पेनिश हो या पोर्चुगीज प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, यहाँ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब हम आते हैं एक चीज जो अक्सर अखबारों में आजकल लिखी जा रही है, बोली जा रही है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा रही, मोनरो डॉक्ट्रिन। अभी खबर आप लोग उससे वाकिफ हो गए होंगे कि वेनेजुला पर अमेरिका ने चढ़ाई कर दी और उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर दिया। इसके चलते कई चीजें आपको बताई जा रही हैं कि शायद वो ड्रग्स की तस्करी है, शायद तेल का भंडार है या पेट्रो डॉलर की बात है। ये सब बातें तो चल रही हैं, लेकिन अगर वेनेजुला को समझना है और अमेरिका को समझना है तो आपको इतिहास को समझना पड़ेगा, आपको नॉर्थ अमेरिका को समझना पड़ेगा, आपको लैटिन अमेरिका को समझना पड़ेगा। तब आप जब इनके इतिहास को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब आप इतिहास को समझेंगे तो वर्तमान में क्या चल रहा है वो आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा। और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारी बराबर की विंडो में सरूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बढ़िया इंसान, इनसे समझदार इंसान, इनसे जानकार इंसान अभी तो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए और समझाइए इसका इतिहास। तो हमारे साथ सरूर साहब है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। अभी जो हमला हुआ है इसकी कई बातें निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ड्रग्स चलता था, कोई कहता है कि यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं था, कोई कह रहा है कि पेट्रो डॉलर था। आप इसको कैसे देखते हैं और दर्शकों को किस तरह से जो अभी एक्ट हुआ है यूएस के बारे में, इसको किस तरह से आप समझाएंगे? शुक्रिया भाई। देखिए वो एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से हो गया। ये मैं थोड़ा और इसको पीछे ले जाना चाहता हूँ, और पीछे 200 साल की हिस्ट्री बहुत ब्रीफ करूंगा। और जो अभी हो रहा है तो उस अच्छे जो अभी एनालिसिस आ रहा है वेस्ट में, उसको बहुत सारे लोग उसको दूसरे तरह से एनालाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल उसको यूक्रेन से और ताइवान से, ये देखिए ये चीज कह करके हम उसको डायलूट कर रहे हैं अमेरिकन क्राइम को। क्राइम ही हम वर्ड इस्तेमाल करें अब तो क्या करें, या एक्शन जो भी करिए। क्योंकि यूक्रेन का रशिया के साथ कभी तो कुछ हिस्ट्री रहा है। डिस्प्यूट रॉन्ग और राइट आई डोंट नो, मैंने वो अपना है, लेकिन रहा है। ताइवान का चाइना से डिस्प्यूट रहा है, मैंने टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। और ताइवान वाज मैंने कि टिल 1 अक्टूबर 1949, माने चाइना जब इनकलाब आया, कम्युनिस्ट चाइना, मेनलैंड से जो रूलर थे चियांग काई शेख, वो भाग करके वहां चले गए। कहाँ चले गए? ताइवान, फोरमोसा भी कहते थे। हाँ चलिए, ताइवान ताइवान चले गए और वहां, लेकिन ये जो कम्युनिस्टों के पास उस वक्त इतना ये नहीं था, नेवल सुपरियोरिटी नहीं थी कुछ कि जाकर वहां अटैक कर, तो छोड़ दिया उन्होंने। तो रह गया ताइवान, चियांग काई शेख रहे, डिक्टेटर है 40-50 साल से, अब डेमोक्रेसी वहां आई है। ये बहुत दिन तक उसको रिकॉग्निशन नहीं हुआ। चलिए, लेकिन वेनेजुएला का अमेरिका से कोई ऐसा टेरिटोरियल डिस्प्यूट कभी नहीं रहा है। तो इसलिए ना इसको यूक्रेन से जोड़ना, ना वो जोड़ना, वो चीज को ये करना। दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरी बात आ रही है, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, ये भी बिल्कुल गलत है, 100%। इसलिए 100% गलत है मेरी राय में कि भाई ट्रम्प इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेक सच एक्शन इन लैटिन अमेरिका। कम से कम 202 साल की तो हिस्ट्री रही है, उसको समझना पड़ेगा। एक बात ये भी उस लोग को जल्दी में बता दें मैं कि अभी का जो मेक्सिको है, ये अपने साइज से दुगना तिगना साइज का था। अभी जो कैलिफोर्निया आपको नजर आता है, अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा गलबन टेक्सास, बड़ा सबसे नहीं, सब बड़े बड़े स्टेट्स, न्यू मेक्सिको, अरिजोना, ये सब जितने हैं, ये सब मेक्सिको के हिस्से थे। और 1848-46 आसपास से लेकर वही 4-5 सालों में अमेरिका ने इसको कब्जा किया। और आज ट्रम्प साहब, यानी आज मैंने कल, यानी कि
उनके हिसाब से, उनके डेट के हिसाब से उन्होंने कहा कि अब हम मेक्सिको को भी और डेनमार्क को भी, और पता नहीं, डेनमार्क नहीं, सेंस माने कि ग्रीनलैंड और पनामा को तो पहले बोले हुए हैं वो। तो ग्रीनलैंड तो लैटिन अमेरिका में नहीं आता है, लेकिन फिर भी लैटिन अमेरिका हम उस अमेरिका को कहते हैं जहां स्पेनिश हो या पोर्चुगीज बोली जाती है। या ब्राजील में पोर्चुगीज कॉलोनी थी। बाकी में जो मेक्सिको डाउनवर्ड वो नॉर्मली माने कि स्पेनिश ही कॉलोनी थी बहुत दिनों तक, टिल अर्ली 19th सेंचुरी, और बोली भी स्पेनिश बोली जाती है। और एक अजीब बात यह है कि प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं यहाँ, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और कनाडा में भी मोरलेस मैंने मिक्स भी है, ये वो है, चले वैसा नहीं, लेकिन मेक्सिको डाउनवर्ड पूरा मेक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हुआ, जितना ग्वाटेमाला, होंडुरस जितना है, उसके बाद पनामा, इधर आ जाइए कोलंबिया, इधर मतलब कि साउथ अमेरिका का डम, अर्जेंटीना नीचे तक दम, ऑलमोस्ट फॉकलैंड अर्जेंटीना का हिस्सा था, लेकिन अब इंग्लैंड का हिस्सा। खैर, ये एंटायर जो है एरिया जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की है। ये बात समझ लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैथोलिक में है। लेकिन एक इम्पेरियलिज्म का एक मसला अजीब हो रहा है कि अमेरिका कोस्टलिज्म, खैर ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, ये एक नया किस्म का जो इवेंजलिस्ट मूवमेंट है वो अब एक्सपोर्ट हो रहा है ब्राजील वगैरह में काफी तेजी से, माने कि इवेंजलिज्म भी, माने प्रोटेस्टेंटिज्म भी बहुत तेजी से फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये भी समझना चाहिए। तो इसमें आप समझ लो कि क्या एक्चुअल सीन है। अब हम आते हैं एक चीज जो अक्सर अखबारों में आजकल लिखी जा रही है, बोली जा रही है, बहुत एक्सप्लेन नहीं की जा रही। मोनरो डॉक्ट्रिन, जेम्स मोनरो, MONROE, 5th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यानी 1817 वगैरह से 25 वगैरह समथिंग, हाँ ऐसे यही दोस्त है। तो 1823 के में उन्होंने एक डॉक्ट्रिन, उनकी डॉक्ट्रिन ये थी कि नॉर्थ अमेरिका माने कि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो बचा हुआ हिस्सा, इसमें यूरोपियन इंटरफेरेंस नहीं हो, यूरोपियन इंपेरियलिज्म नहीं हो। तो मतलब कहने का था कि मेरी है, मतलब ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूंकि आजाद हो गया था जॉर्ज वाशिंगटन के जमाने में 1776 से, और फिर सिलसिला चला था ये वो। तो उस वक्त एक चीज और आप अभी बहुत नाम आता है, साइमन बोलीवर, बोलीविया बल्कि उसका नाम ही कंट्री का है, ये कंट्री का। तो ये कौन साहब है, ये कौन बंदा भाई? तो ये बंदा जो है वो बहुत बड़ा हीरो था साउथ अमेरिका का। तो अच्छा, एक बात ये है कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जो ब्रिटिश जो जितने लोग आए, यूरोपियन कहें हम, 1492 डाउनवर्ड जितने आते रहे, तो हिस्ट्री में एक अजीब-ओ-गरीब बात बोल दी जाती है कि वहाँ कुछ था नहीं, कुछ आबादी नहीं थी, हम लोग खोज लिया। ये सब पता नहीं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री कहा जाए या बकवास भी कहा जाए या जो कहिए, यानी कि हिस्टोरिकली दीज़ थिंग्स आर टोटली रॉन्ग। वो बड़े-बड़े सिविलाइजेशन थे भाई, एज़टेक सिविलाइजेशन थे मेक्सिको के आस-पास, इनका थे साउथ अमेरिका में, बड़े आबादी थी, लोग रहते थे, जिनको हम आज गलती से रेड इंडियन कह देते हैं, और पढ़ते भी जानते भी कि भाई अमेरिका तो गलती से खोज दिया गया, इसलिए अमेरिका है वो सलाम, चले थे लोग इंडिया खोजने तो उधर चले गए। माने ये सब तो स्कूल में हम लोग को पढ़ाया जाता रहा ये वो। इसीलिए तो इंडियानापोलिस, इंडियाना, तो ये बहुत चीज़ इंडिया, इंडिया करके वहाँ है। बाद में पता चला इंडिया नहीं कोई और जगह पहुँच गए थे ये लोग। तो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन एंटायर ऑलमोस्ट, उसको जो रेड इंडियन भी कहते हैं या नेटिव कहिए, अबोरिजिनल कहिए, सबको इन्होंने सिस्टेमैटिकली नॉर्थ अमेरिका में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है, सब खत्म कर दिया यूरोपियन ने जाकर, माने बाज़ाब्ता, बल्कि मेडिसिनल टेस्टिंग कर करके ये वो, या बहुत सा अपना जिसको कहते हैं गिनी पिग्स कहते हैं हम लोग अपना, या ऐसे बाज़ाब्ता मैसेकर करके, और अफ्रीका से स्लेव ले जा करके, चूंकि यूरोप के नीचे अफ्रीका था, और अफ्रीका से ले जाकर के स्लेव इन्होंने बड़े तादाद में इस्तेमाल किया, उस पूरे जंगलात को काटे, अपने लिए उनको कैनन फॉडर मतलब कि फौज की तरफ इस्तेमाल किया, और पूरी मैंने कहा जो 13% ब्लैक्स हैं इनका इस्तेमाल किया, ये व्हाइट जो बड़े-बड़े
मास्टर्स थे जो यानी 400-500 सालों में क्या ये कि उनको उठा के वहाँ ले जाते थे और ये नॉर्थ अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये तो बहुत बड़ा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो बड़ा पावर बना है उसमें जो आज कहते हैं कि अरे यार ब्लैक तो बर्बाद है, बोझ है, ड्रग एडिक्ट है, फलाना-धमकाना, ये बात नहीं। एक्चुअली इन्हीं की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर बना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जितनी फौज में लड़ने वाले नीचे के थे, वो अक्सर माने डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई थे अपनी पॉपुलेशन से कौन? ब्लैक्स, लेकिन ऑफिसर्ड बाय व्हाइट्स। तो ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन वर्क, जंगलात, ये वो, कोल माइन, ये सब बाद में 19th सेंचुरी के लास्ट से जो चाइना, कोरिया वगैरह से कुछ लेबर जाने लगे तो वेस्टर्न अमेरिका, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफी उनका डेवलपमेंट माने कि वर्क में हिस्सा लिया है। डेवलपमेंट वर्क मतलब कि जंगलात काटना, रेल लाइन बिछाना, माइंस में काम करना, वो बहुत जो टीडियस जितना काम था। तो खैर मैं ये बता दे रहा हूँ कि 1865 वगैरह के आसपास मैंने 60s में, अर्ली 60s में वहाँ सिविल वॉर भी हुई थी। अब्राहम लिंकन उस स्लेवरी को अबॉलिश भी किया, ये वो। तो वो सब तो खैर ठीक है, अपनी हिस्ट्री अपनी जगह पर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लोग जो वहाँ रहते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। माने इंडियन ओरिजिन के लोग जो रहते हैं, जो शुरू-शुरू जाते हैं स्टूडेंट्स लोग, बहुत दिन टाइम लगता है समझने में कि यूएसए एक्चुअली कैसे सुपर पावर बना। ये जो जो व्हाइट स्लेव मास्टर्स हैं जो हैं, ये लोग के तो उम, ये अपने दबदबा रहा, इम्पेरियलिस्ट थे और उन्होंने इस तरह से किया। अब हम आते हैं मोनरो डॉक्ट्रिन की तरफ। तो ये जब मामला हुआ कि हमको यूरोपियन इंटरफेरेंस यहाँ ना हो, तो जिस तरह से यूरोप से जस्ट नीचे अफ्रीका है और अफ्रीका के मिनरल को लूट करके, या मिनरल का तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले जंगलात को, जैसे यहाँ भी ऐसे आए थे वो तो असम के जंगल को, टी गार्डन को, टिम्बर को, इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ा लेट हुआ ना, माने कि 19th सेंचुरी कहिए तो, लेकिन उससे पहले 18th सेंचुरी से बहुत बड़े तादाद में और एग्रीकल्चर ये वो, जैसे अफ्रीका को यूरोप ने लूट करके अमीर बना, तो उसे अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूरे सदर्न लैटिन अमेरिका को हो, ये सेंट्रल मेक्सिको से डाउनवर्ड जितना है, उसमें नॉर्थ अमेरिका का भी जो हिस्सा हुआ और साउथ तो पूरा है ही, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, उसको लूट मार अपना जैसा करना किया और बहुत ग्लोबल पावर बन गए। और बाकी अपना मनी बिगेट्स मनी का बिजनेस है दुनिया में, करेंसी को कैसे, वो तो आप यू नो एवरीथिंग, मैंने पब्लिक जानती है क्या खेल खेला जाता है वर्ल्ड में उसको, और किस तरह से मैंने रिच हुआ जाता है, पावरफुल एंड रिच एंड पावरफुल। तो ये एक था। तो हुआ ये कि स्पेनिश आबादी, जो स्पेनिश तो नहीं थे जो 300-400 साल से, मैं बढ़ रहा हूँ 1830s वगैरह तक आ जाता हूँ, 1820s 30s तक। इन लोग जाना शुरू किए थे 1492 से यूरोपियन पावर्स, तो धीरे 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 काफी जाने लगे। फिर मैंने कहा कि ब्लैक स्लेव्स को ले जाने लगे गैम्बिया से, आइवरी कोस्ट से, लाइबेरिया से, जो अफ्रीका का जो हिस्सा है, वेस्टर्न अफ्रीका हिस्सा, वहां से ले जाते रहे स्लेव्स को और ले करके वहां अपना काम कराते रहे। तो पूरे साउथ नॉर्थ अमेरिका में आप साथ साथ ये भी पाओगे कि ब्लैक्स, पूरी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम, अब तो क्रिकेट टीम का नाम वेस्ट इंडीज का नहीं आता है, माने कि हम लोग का जनरेशन, मे बी यू आल्सो, आई डोंट नो योर एज, मस्ट बी जूनियर टू मी। तो क्रिकेट का याद होगा, जो ग्रेट्स जितने थे सारे के सारे ब्लैक्स, वेस्ट इंडियन के पूरे, क्लाइव लॉयड से लेके या फिर इंडियन ओरिजिन के भी लोग थे जो गए थे 1833 के बाद से, जो इंडेंजर्ड लेबर को ले गए इंडिया से लोग, ब्रिटिश लोग, वो भी एक स्लेवरी ही थी, बॉन्डेड। हाँ, तो फॉलो कर रहे हैं ना? जी, 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 जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, नहीं, कोई रिकॉर्डिंग में? प्रॉब्लम नहीं। तो ये ब्लैक्स का, तो ब्लैक्स का डोमिनेशन थोड़ा बहुत तो रहा, माने रहा, लेकिन वेस्ट इंडियन आइलैंड तो अच्छे खासे पूरा, और नहीं तो फिर वहाँ के अबॉरिजिनल्स थे, और नहीं तो फिर ये यूरोपियन नस्ल के लोग थे, कुछ मिक्स्ड रेस भी, मिक्स्ड रेस। तो
ब्लैक्स उसने वेस्ट इंडियन आइलैंड तक कॉन्फाइन हो गए, गुयाना वगैरह में भी रहे, यहाँ के क्लाइव लॉयड थे। लेकिन बाकी जगह पर हम समझते हैं कि सिर्फ लैटिन अमेरिका में बोलीविया छोड़ के, जिसके अभी हेड प्रेसिडेंट थे अभी 2006 से लेकर गालिबन 19 तक, ईवो मोरालेस, ही वाज द ओनली अब ओरिजिनल, जिसको ये रेड इंडियन कहिए या इंडिजिनस कहिए, जो प्रेसिडेंट वगैरह थे। वरना सारे खत्म कर दिए गए, जो वहां के आबादी मार्जिनलाइज या मैंने कहिए वहां के दलित तो अगर ये इस्तेमाल किया जाए तब पावर जो है स्ट्रक्चर तो ऐसे लोग का है जनरल, जो हो गई आबादी जो है जैसे। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हमेशा नजर रही है कि, मैं बताया बार बार और ये पहला नहीं है, मोन्रो डॉक्ट्रिन, तो जब साइमन बोलीवर वाज नीदर ब्लैक नॉर अबोरिजिनल, बल्कि वही यूरोपियन ही इसका था, मतलब कि, लेकिन वहां यानी कि, तो वो आजादी के लिए लड़ा कि भाई अब हम लोग स्पेन के इससे नहीं रहेंगे। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने लीड किया था अमेरिका की आजादी 1776 वगैरह में, सब लोग कहते हैं ना कि गांधी जी इंडिया में है, वो चेमिन था वियतनाम का, तो उसी तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन तो साइमन बॉलीवर, सॉरी, BOLIVAR, साइमन, तो साइमन बॉलीवर जो है वो गालिबन 1783 वगैरह पैदाइश, कब कम एज में इंतकाल कर गया 1830 तक, 47। लेकिन उसने एक बड़ा काम यह किया कि 5-6 मुल्कों को तो एटलीस्ट आजादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा, जिसमें वेनेजुएला है, बोलीविया है, पीरू है, पनामा है, कोलंबिया है, और गालिबन एक और है, अभी ज़हन से उतर रहा है, 6 तो जरूर है। तो एक बात आई थी, कुछ ये हुआ था कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ अमेरिका इसको बनाया जाए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना इधर, लेकिन पूरा आइडिया नहीं जेल नहीं किया, उसके बाद बने, दैट्स ओवर, मतलब कि नहीं हो पाया, अलग अलग कंट्री रहा। और साइमन बोलीवर भी कम एज में, उसका 1830 में इंतकाल हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन अमेरिकन डिजाइन, अमेरिकन मतलब हम बोलते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमेशा वहां पर इम्पेरियलिस्टिक डिजाइन रहा। और मेक्सिको में मैंने कहा जैसे कि 1840s आते आते बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। उसके बाद 1867-68 की बात है, एक नेगोशिएशन हुआ और अलास्का को रशिया से अमेरिका ने खरीद लिया। अलास्का कनाडा के ऊपर में है, बहुत ठंडी जगह है, और हम रशिया से उधर बेरिंग स्ट्रेट करके मिलता भी है, बहुत कम बीच में है, तो रशिया के पोजीशन में था इधर साइबेरिया उधर। तो खैर, तो ये अमेरिका जो आज का अमेरिका है, ग्लोबल पावर कैसे हुआ, और उसके बाद जो स्लेवरी जो खत्म हुई उसकी भी हिस्ट्री रही है, लेकिन अभी उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा है नहीं, क्यों, उसकी भी एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट था अब्राहम लिंकन एंड कंपनी का, कि वो, हालांकि वो रिपब्लिकन थे, कि वो फ्यूडलिज्म खत्म हो, कैपिटलिस्ट जमाना आ रहा था, तो अब फ्यूडल का, खैर उसको अभी यहाँ पे मैं नहीं लाऊंगा ज्यादा। तो ये हिस्ट्री रही है। और तो लैटिन अमेरिका में हमेशा इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रही एंटी अमेरिकनिज्म की, एक बड़े तबके में। और वो तबका जो रहा वो बहुत पावरफुल रहा। और लेकिन लीडर्स में और वेल ऑफ लोगों में काफी अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा, और इवेंजिकल मूवमेंट जिसमें कर रहा हूँ, और ये वो टसल है। जैसे अभी क्या नोबेल प्राइज विनर है जिसको उन्होंने बना रहे, मारिया कोरिना क्या नाम है, स्लिप कर रहा, हाँ मैं, कोरिना कचोलियो मैरिया, जो अभी नोबेल प्राइज विनर अभी, हाँ, तो वो नोबेल प्राइज विनर जो है, उसको अभी ओपोजिशन लीडर इलेक्शन हार गई थी, कहा जाता है कि रिग्ड इलेक्शन था वेनेजुएला का, ये वो अपने जगह पर सब है। तब ये जब कम्युनिज्म रशिया में आई 1917 में, तो वो मसला ये हुआ कि उसके बाद लैटिन अमेरिका में भी हम लोग जब पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग या इधर वगैरह, तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक तो हम लोग कनेक्शन रहता है, अफ्रीका में लोग आना जाना है, इंग्लिश लैंग्वेज। लैटिन अमेरिका जो लगता है कोई ऑब्सक्योर प्लेस है, दैट्स नॉट द केस, कि कोई हम लोग के लिए बहुत रिमोट है भाई, कोई दूसरी दुनिया है। लेकिन लैटिन अमेरिका चूंकि लैंग्वेज स्पेनिश है, पोर्चुगीज है, हम लोग, हमारे यहाँ लोग ऐसे गुफ्तगू नहीं करते हैं उसमें,
तो इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो बड़ी चीज़ है, बड़ी फ्लरिशिंग जगह है, इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, बड़े मुल्क हैं, जंगलात हैं, अमेज़न रिवर एंड स्मॉल माउंटेन सब कितनी जगह है। तो वो जगह जो है वो अपनी जगह पर ये है कि अ, वेनेज़ुएला की ख़ास करके तेल से मालामाल है। तो अभी जो बात आ रही है कि तेल, 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 तो तेल तो एक अपनी जगह पर सही है। उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी अपनी कुछ होगी, क्या है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन एक और चीज़ हुआ कि चूँकि एक थोपा जा रहा था हमेशा से। अच्छा, हाँ, ये भी सही है कि वहाँ पर बहुत से मिलिट्री डिक्टेटर भी रहे, जैसे दुनिया में हर जगह होता है वही है। इलेक्शन रिग्ड भी होता रहा होगा, तो पावर में अगर आए, आई एम नॉट गिविंग क्लीन चिट टू निकोलस मडुरो के भाई होगा। वो डिबेट का इश्यू नहीं है, मतलब ये कि बहुत जगह पे नहीं होता है। पूरे गल्फ कंट्रीज़ में कहीं हर जगह डिक्टेटरशिप, जगह अमेरिका फौज भेज दे, हटा दे एमबीएस को, मोहम्मद बिन सलमान को बैठा दे अपना, जितने शेख वगैरह हैं, बहरैन है, कतर है, सब जगह बैठा दे। ऐसे तो ही वर्ल्ड में होता है, लेकिन वो तो आपके दोस्त हैं जितने डिक्टेटर हैं, पता नहीं कभी इलेक्शन नाम का भी नहीं कराते हैं। तो दैट इज़ द केस कि उनको अपना सूट करता है। एक बचपन में हम लोग स्कूल में एक कहानी बताई गई थी, शेर ने लैम्प का बच्चा था, तो उसको खाना था, तो कहा कि भाई तो तू पानी के ऊपर है। मैंने बहाना बनाया, ऐसा बोला कि तुम गाली दिया था, कैसे नहीं गाली, पिछले साल तुम गाली दिया था, शेर ने कहा। तो उसने कहा कि नहीं तू गाली नहीं दिया था, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो तू नहीं दिया होगा, तेरा बाप दिया होगा, कह करके वो बच्चा को खा जाता है। तो दैट्स सिंपल द केस विद वेनेजुएला। केस ये है कि वहाँ एक मूवमेंट रहता इससे पहले, जो वेनेजुएला में अभी लीडर है हुगो चावेज़ थे इससे पहले, और अभी कोलंबिया का लीडर है। फिर ये लोग अमेरिका को चैलेंज करते रहते हैं, और अमेरिकन हेजेमनी को, और अमेरिका हेजेमनी को जो चैलेंज करते हैं, तो वो इनको बुरा लगता है। ऐसे पनामा के नोरीगा थे, मैंने 1989 में उनको एग्ज़ैक्टली ऑलमोस्ट सही उठा कर के अमेरिका ले गया, और अपना फिर जैसे सज़ा दिया, क्या-क्या किया। आई एम नॉट गिविंग, मैंने क्लीन चिट तो उसको, पनामा के प्रेसिडेंट को, लेकिन ये पनामा पे अभी भी नज़र इनकी है। हाँ, तो पनामा को जिस तरह से वो कर रहे थे, और फिर उनका एम्बिशन है कि भाई पनामा बहुत ही इम्पोर्टेंट है शिपिंग इसके लिए, और पहले जितने लेफ्टिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट सब फ्लरिश किया, कहाँ से? लैटिन अमेरिका में लेफ्ट लीनिंग लोग रहे, एग्जैक्ट कम्युनिस्ट नहीं हुए। एग्जैक्ट कम्युनिस्ट का ये तो क्यूबा रहा, लेकिन लेफ्ट लीनिंग पावर्स वहां पर रहे। तो जैसे 1973 से पहले सेल्वाडोर अलेन को उन्होंने, अमेरिका ने कू करवा करके, चिली के थे, उनको मरवा दिया और आर्मी डिक्टेटरशिप ला दिया। और अभी भी अर्जेंटीना में अपने तरह की सरकार उन्होंने लाई हुई है, जैसे भी हो, इलेक्शन करा के नहीं करा करके ये वो, तो इसलिए अर्जेंटीना जो है एक्शन को सपोर्ट भी कर रहा है यहाँ के वेनेजुएला पर। तो बेसिकली ये टसल, तो उसमें अगर सोवियत इन्फ्लुएंस था पहले तो सोवियत इन्फ्लुएंस था, तो अब वो रिप्लेस हो गया है चाइनीज इन्फ्लुएंस का, फैक्टर वहां पर है। तो राइज ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस जब हुआ, तो चाइना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मैंने कि वहां पर रखता है। और जापान की भी, बल्कि एक तो प्रेसिडेंट भी जापानीज ओरिजिन का हुआ था, पीरू का, 25-30 साल पहले, लेट 20th सेंचुरी में गालिब। देखिए मेरे नाम फुजीमीरो या क्या नाम, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो वो तो जापानीज ओरिजिन का था, जो कि अच्छी आबादी, तो पैसिफिक से लोग इंटरेक्शन बहुत होता रहा। तो इसीलिए देखना ये पड़ेगा हमको कि अमेरिका, माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1898 में फिलीपाइंस को स्पेनिश चुंगल से, स्पेनिश कॉलोनी था, अटैक करके स्पेन अमेरिका जंग हुई। कब हुई? 1898। उस वक्त ना कम्युनिस्ट पावर आया था सोवियत यूनियन में, ना चाइना पावर था, ना जापान पावर था, लेकिन अमेरिकन एम्बिशन इधर था, इधर पैसिफिक में ज्यादा, अटलांटिक में नहीं रहा। उसी साथ साथ उसने क्यूबा तक सिर्फ रहा, क्यूबा में भी उन्होंने, अमेरिका ने ये दिया। तो क्यूबा, लेकिन इधर पैसिफिक की तरफ ज्यादा अमेरिका कभी, इधर सॉरी अटलांटिक माने टुवर्ड्स यूरोप और अफ्रीका, इधर कभी अमेरिका बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए कि दैट वाज एक्चुअली, अफ्रीका वाज ऑलमोस्ट यूरोपियन था ही पूरा कॉलोनी, तो हम क्यों उधर इंटरेस्ट लें, हम इधर
तो अमेरिका ने पैसिफिक में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, पैसिफिक ओशन की तरफ और लैटिन अमेरिका में, जो अपना इनका करना था। इसलिए अभी जितना क्वाड वगैरह होता है, एशिया पैसिफिक और जितना है, तो उसमें कहा भी जाता है कि वो तो एक है, ठीक है, लेकिन उसमें अमेरिका का ये भी रहता है। इसीलिए चाहे वियतनाम वॉर हुआ, कोरियन वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, तो अमेरिका का रहा पूरा इंटरेस्ट पैसिफिक और लैटिन अमेरिका और ये वो। यूरोप में अमेरिका को ड्रैग किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो नहीं आना चाहता था कि भाई तुम्हारा मामला अपने लड़ो। ऑलमोस्ट फैग एंड में उसको बहुत यूरोपियन पावर ने भाई जर्मनी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो वो माने कि हिस्ट्री में तो लोग अभी माने हिस्ट्री जो बाद में लिखी जाती है तो बहुत सी जो लीपापोती कर दी जाती है। एक्चुअली अमेरिका तो इट वाज इन वेरी गुड बिजनेस टर्म विद हिटलर फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स, माने कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी। हिटलर तो 1933 से पावर में आया हुआ, लेकिन जब जापान ने अमेरिका पर जब अटैक कर दिया 6 दिसंबर 1941 को, तब अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ, वरना अमेरिका को इस साइड में उतनी ज्यादा नहीं रही। उसके बाद अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका का फिर इसराइल में इन्वॉल्वमेंट रहा मिडिल ईस्ट के लिए बिकॉज ऑफ यूके एंड फ्रांस। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा पूरा इधर। लेकिन अर्ली अमेरिका का जो कंसंट्रेशन था वो क्या था, लैटिन अमेरिका और यहाँ। तो लैटिन अमेरिका में एक मूवमेंट जब चला तो ये एक और चीज चली। देखिए अमेरिका ने, इस समय कह रहा हूँ कि बहुत से बहाने ले आए थे, कम्युनिस्टों को चेक करना था, तो कभी कहीं आते हैं तो इस्लाम को चेक करना है, इस्लामिक टेररिस्ट है, देयर में भी सच इश्यूज। कहीं इनको डिक्टेटर को बदलना था, ये होगा इशू, मैं नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन एक्चुअली सबके पीछे अमेरिकन डिजाइन होता है, इम्पेरियलिस्टिक डिजाइन। जैसा पहले हम यूरोपियन का था तो उनका था। इंडिया में भी जब आए थे ब्रिटिश लोग तो बहुत सारी सब अच्छी अच्छी बातें हम लोग को भी समझाई जाती थी, मैंने हमारे 150-200 साल पहले लोगों को कि हम तो आए हैं सिविलाइजेशनल मिशन में, तो तुमको पढ़ाने आए हैं ये वो। तो खैर चलिए, दुनिया का प्रोसेस चलता रहता है हर जगह, और उनके पढ़ाने से दुनिया में नहीं पढ़े हैं लोग ये शायद बल्कि उल्टा हुआ है। जो अब हिस्ट्रीज आती है और सबल्टन स्टडीज होती है तो उसमें तो मालूम है कि नहीं भाई, ब्रिटिश की वजह से सब चीज बंद हुआ था। तो बल्कि शशि थरूर ने भी कुछ लिखा हुआ है इस पर, खैर होता नहीं बात। अब हम फिर मूव करते हैं कहाँ, अमेरिका ही, लैटिन अमेरिका। तो वहाँ एक दो मूवमेंट्स और होते रहे। वो एक मूवमेंट ये था कि 60s 70s में एक लिबरेशन थियोलॉजी, क्रिश्चियन मिशन, मैंने कहा ना कैथोलिक्स हैं, कैथोलिक्स मिशनरी ज्यादा होते हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म में तो अभी शुरू हुआ ना कि पूरे वर्ल्ड आप गाँव पूरे अफ्रीका में, इंडिया में चले जाते, हर जगह स्कूल कॉलेजेस जितने हैं, हॉस्पिटल्स, मोस्टली कैथोलिक्स हैं। तो वहाँ एक लिबरेशन थियोलॉजी चली और वो अगेंस्ट इम्पेरियलिस्ट डिजाइन जो उन लोग के कंट्री में था। तो ये जितने लैटिन अमेरिका कंट्री में ये 1960s वगैरह के पास एक लिबरेशन थियोलॉजी, और जो उसका फाउंडर ही जो आदमी था खुद प्रीस्ट था, कैथोलिक प्रीस्ट। तो चलिए थोड़ा सा गुटरेस या समथिंग लाइक दैट। खैर, तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहा 50 70 80 सालों से, ये कहा जाए हम लोग। एक चीज और हुई, वो चीज अलार्मिंग थी इनके लिए, वो थी कि क्यूबा का रिवॉल्यूशन 1 जनवरी 1960, हाँ, तो क्यूबा में रिवॉल्यूशन आया, फिडेल कास्ट्रो पावर में आया। उसके बाद उसके साथ एक सेकंड इन कमांड था ची गुवेरा। तो वो लोग मार्क्सिस्ट, ये लोग मार्क्सिस्ट, बदाप्ता मार्क्सिस्ट का रिवॉल्यूशन, इसको लेफ्ट लीनिंग नहीं कर सकते, बल्कि बदाप्ता मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन था। और रशिया बैक था, बल्कि क्यूबन क्राइसिस भी होता है, मिसाइल क्राइसिस अमेरिका से हुई थी, और अमेरिका किस तरह से क्यूबा को कब्जा करना चाह रहा था। उसके बाद 1961 वगैरह के बाद सब कैसे कैसे क्रुश्चेव और कैनेडिया सॉल्व किया गया। तो क्यूबा के जो लीडर था ची गुवेरा, जो सेकंड इन कमांड था, उसने वहां से हट गया। उसने कहा कि हम जा रहे हैं, जितने ये सब कंट्रीज है लैटिन अमेरिका सब में, वहां जाकर, जैसे साइमन बोलीवर ने तो आजाद करवाया था स्पेनिश इंपेरियलिज्म से जितनी कंट्री को, अब ये चाह रहा था कि अमेरिकन इंपेरियलिज्म से क्या किया जाए, सबको आजाद कराया जाए। बहुत जगह गया, मैंने उसके साथ ये एक बात ये है कि वॉज अ सच, मैंने डॉक्टर था ची गुवेरा, CHE GUEVERA,
ये गुवेरा जो था ये मार्क्सिस्ट था, डॉक्टर था बाय प्रोफेशन और रिवॉल्यूशनरी था क्यूबा के। हालाँकि ही वाज़ बोर्न यानी कि अर्जेंटीना, तो हर जगह लोग मूव करते रहते थे। उसके साथ कहा जाता है कि उसने अफ्रीका में भी आकर के, इवन एशियन कंट्रीज़ में भी आकर के, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, मैंने मेक्सिको वगैरह में जाकर के काफ़ी काम किया। क्या काम किया? मूवमेंट का एंटी इम्पेरियलिज़्म। उसको बाद में पकड़ाया, फांसी दे दी गई, ये वो। तो ये जो पकड़ाया, फांसी दे दी गई और मार दिया गया, तो ये अभी मैं पनामा के एक प्रेसिडेंट को, तो बोलीविया के, तो चिली के, और जितना माने इननमरेबल्स जिसको कह देता हूँ मैं भी, ठीक है, इसी तरह से ब्रूटली अनऑथराइज्ड वे में अटैक हुआ, पकड़े गए लोग, ले जाए गए, टाँग दिए गए। पनामा में इंटरेस्ट इसलिए है कि भाई पनामा का ऑयल है या जितनी चीज़ें ट्रेड है, अगर इधर से इधर आता है, यानी अगर मान लीजिए वेनेजुएला का या किसी का, या किसी की शिप जा रही है, तो पनामा कनाल ही से पार होकर के जाएगी इधर। चाइना, रशिया, जो भी कुछ भी ट्रेड है, चाइना का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका की इस पर नज़र है, पनामा पर। अमेरिका की नज़र मेक्सिको पर है, क्योंकि मेक्सिको में इकोनॉमिक ये काफ़ी, चाइना ने अपनी इंडस्ट्री बना दी है, वहाँ से वो सामान, अमेरिका जो टैरिफ सब बैरियर्स को तोड़ने के लिए तब बहुत तरह का गेम हो रहा है। तो ये ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर जिसको कहा जाए, जो कि रियल वॉर नहीं है। सोवियत यूनियन के ज़माने में तो थ्रेट रहता था अमेरिका का कि रियल वॉर हो जाएगी। तो रियल वॉर तो चाइना से अभी पहले फिलहाल नहीं लग रहा है। ताइवान का ये क्रिएट करते रहते हैं फ़ियर, तो वो बहुत, ये तो नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। लेकिन इकोनॉमिक वॉर, जिसको कहें ट्रेड वॉर, तो बहुत बड़े पैमाने पर भी है। तो जो ट्रम्प साहब जो पावर में आए थे कि हम कोई वॉर नहीं करेंगे, और पिछले प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट टर्म में जो उनका था 4 साल का, तो हमने नहीं किया, और ओबामा, बुश अपना आना, रीगन सब करते रहे थे, ये वो, खैर, तो हमने नहीं किया। लेकिन ये जो अब आ रहा है, कभी नाइजीरिया पर बम्बार्डमेंट करा दें, कभी ईरान पर कर देते हैं, कभी वेनेजुएला पर कर देते हैं, कभी जिस जगह चाहते हैं। तो वेनेजुएला पर तो वो सारे हद को पार कर गए, और यानी वो पहुँच गए आकर के, उनके प्रेसिडेंट को पकड़ करके। अब वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो लेडी आई हैं पावर में, तो अब क्या करते हैं उनका, आप देखिए अब तक ये फर्दर क्या होता है एक्शन। लेकिन अभी उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन माने सेक्रेटरी, माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब इन लोगों के जिम्मे है कि ये रूल करेंगे किसको, वेनेजुएला को, वेनेजुएला को ये रूल करेंगे। अब नेक्स्ट किसकी है, मेक्सिको को तो बोल रहे हैं वो, और मेक्सिको के जो लेडी है प्रेसिडेंट, उनको खुद वार्न किया है, वो भी थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है, और वो जीव है, इत्तेफाक से बहुत कम जीव आबादी है। जीव आबादी थोड़ा बहुत है, अर्जेंटीना में भी है, और ये भी है, हल्के-फुल्के मुसलमान हैं। लेकिन ये जो एक बना रहता है कि हमारे बहुत से लोगों को, कि ये जो हैं, ये सिर्फ़ मुसलमान, इस्लाम, कम्युनिस्ट उनके खिलाफ है, ये वो नहीं, ये इम्पेरियलिस्टिक ताकतें होती हैं, वो किस सबके खिलाफ होती हैं, कोई भी हो। और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है, और डिवोट क्रिश्चियन जो है, वो लैटिन अमेरिका ही में है। इत्तेफाक से वो कैथोलिक्स हैं, दैट्स डिफरेंट मैटर, और बड़ी आबादी है, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड बाय नॉर्थ, माने कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वही हैं, ना कि कोई और। तो इसको रिलीजियस, अच्छा ये भी कि रिलीजियस कार्ड भी खेले जा रही है, इवेंजेलिज्म, जैसे मैंने बताया कि कैथोलिज्म पर प्रिवेल कर रहा है, और धीरे-धीरे वो भी एक चैलेंज है। तो ये सारी बातें गालिबन आ नहीं पाती। बाकी ये जो अभी का जो पूरा वेनेज़ुएला का जो है, और पूरा टस्सल है, इसको अगर इस एंगल से देखा जाए, तो बातें बहुत समझ में आ जाएँगी कि ये यानी कि लिंक इन द सेम ओल्ड 202 ईयर ऑफ हिस्ट्री जो है ना, सेम। भाई स्टार्ट होता है कि साइमन बोलिवर, तो साइमन बोलिवर भी क्या था? स्पेन के खिलाफ एक चला था। वही वही सिराको, स्पेन के खिलाफ, यानी यूरोपियन इम्पेरियलिज्म के खिलाफ। तो इनडायरेक्ट वे में उसको अमेरिकन इम्पेरियलिज्म का एक सपोर्ट, बल्कि वो घूम गया भी था यूएसए वगैरह। उस ज़माना अमेरिका इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपने किया था कि भाई चलो, एक तो कम से कम हम लोग तो इधर के हैं, माने यूरोप से अलग है। लेकिन आज के दिन वही लैटिन अमेरिका को, वही जगहों को, अब यूरोपियन इम्पेरियलिज्म से नहीं, अब इनके इम्पेरियलिज्म से। अब हम एक लास्ट टाइम को सम अप कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स रहा वर्ल्ड का, जो वो बहुत लूकवर्म रहा, मतलब कि बहुत ही लोग हाइलाइट, बहुत माने कि उस हिसाब से कंडेमिनेशन अमेरिका, रशिया, ये वो, सॉरी, रशिया, चाइना, इस सब का तो हुआ, कुछ ममालिक का हुआ।
लेकिन यूरोपियन पावर में स्पेन भी इंडे थोड़ा-सा हाँ, नहीं ठीक है कि ब्रिटेन ये वो माने कि यूरोपियन पावर ने कोई डिनाउंस नहीं किया और इस नेकेड एग्रेशन को। तो और ये बात करते हैं लिबरल माने कि सही बात है कि भाई एग्रेशन तो किसी हाल में एक्सेप्टेड नहीं है। इफ थिंग्स आर नॉट गुड तो अपने वहाँ के लोग समझेंगे वेनेजुएला के और लेकिन ये होता रहा है और आई थिंक कि दिस मच इज़ इनफ। एनीथिंग एल्स? नहीं, शुक्रिया, बहुत-बहुत। देखिए, तो आपको पूरा 200 साल का पूरा इतिहास पता चल गया है। देखिए, ये एक तरह का इंटरव्यू नहीं है लेते हैं हम लोग, एक पूरी बात को समझाते हैं, इसीलिए बीच में ना कोई इंटरफेरेंस करते हैं, ना हूँ-हाँ करते हैं, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि एक एक्सप्लेनर की तरह से होता है ये इंटरव्यू, कि जिसमें आपको सरूर साहब ने पूरी बात समझा दी। आपके कोई सवाल हों, तो आप वो कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर लिख दीजिएगा, हम सरूर साहब से शेयर करेंगे और उसका भी आपको जवाब मिलेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों के लिए हाँ, वक़्त हम एक निकाला। बात ये बोल रहे थे, हम बीच में पूछ लेते हैं कि इफ आई एम जी। कनेक्टेड कि जी, जी, जी। बिकॉज़ यू नो द रीज़न। जी, 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 जी। तो हाँ, ये है कि अगर आपके कोई सवाल हो सरूर साहब से जुड़े हुए, तो उनका ईमेल आईडी भी हम लोग शेयर करते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं राब्ता और कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अगर आपको इतिहास की जानकारी लेनी है, कुछ समझना है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जी सर, कुछ कहना मोस्ट चाहेंगे आप क्या? नहीं, मोस्ट वेलकम अच्छा है, सुरूर जी। अहमद @rediffmail.com। जी। तो सरूर सुरूर अहमद अपने स @rediffmail.com पर आप कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में आपका ईमेल आईडी होगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इसी तरह की चर्चाएँ दार्शोतंत्र पे आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।